हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बेटा क्लास 11th और इसमें बेटा जो अपना टॉपिक चल रहा है साइटोलॉजी, सेल, ये वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। और इस टॉपिक के अंतर्गत पिछली क्लास में आपको मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर विद डायग्राम, ठीक है, उसके कार्य बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेटा आज के इस वीडियो में आप केंद्रक की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? केंद्रक की संरचना। तो मैं आपको बताता चलूँगा और साथ साथ अपन इसका डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक आप उसे देखते रहना। वैसे आप चाहें तो साइड में आपको अभी थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले तो ये केंद्रक झिल्ली बना रहा हूँ और बेटा ये केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र बना रहा हूँ। जैसे ये हो गया, इनका एक विशिष्ट नाम है, अभी अपन लिखेंगे ये बेटा केंद्रक का डायग्राम चल रहा है। तो सबसे बाहर की ओर तो ये केंद्रक कला हो गई, केंद्रक कला, ठीक है। और केंद्रक कला के अंदर ये बेटा सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र, या इनको बेटा केंद्रक रंध्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव बना दिया। इसको बोलते हैं बेटा केंद्रक के भीतर भरे हुए तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य, ठीक है। ये गोलाकार केंद्रिका बना दी, केंद्रिका, ठीक है ना। और उसके अलावा मुझे इसमें बनाना है क्रोमेटिन जाल। केंद्रक द्रव्य को बेटा मैं बता देता हूँ कि मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और ये वो क्रोमेटिन जाल आपके सामने मैंने बना दिया, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या नाम है इसका बेटा? क्रोमेटिन जाल। तो आपके सामने ये मैंने केंद्रक की संरचना पूरी की पूरी बना दी। अब अपन केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। सबसे पहली बात बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग। तो आप क्या बोलेंगे? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज की थी। किसकी बेटा? केंद्रक की, ठीक है ना। आगे चलिए। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को, वैज्ञानिक का नाम मैंने लिख दिया फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को
मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हो जाता है, क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हो जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ नाम दिया। ठीक है बेटा। तो देखो, केंद्रक की संरचना से संबंधित कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पूरा बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने मैं केंद्रक का डायग्राम बना चुका हूँ। ठीक है बेटा। डायग्राम के अलावा केंद्रक से संबंधित थोड़ा सा इतिहास अपन को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए, एक बार मैं ध्यान से कह रहा हूँ, सुन लें। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम है। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है, क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है, क्या नाम दिया बेटा उसको? क्रोमेटिन नाम दिया। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक को खोजा और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्रोमेटिन पदार्थ नाम दे दिया। ठीक है। अब अपन इससे आगे चलते हैं। ध्यान से पूरी की पूरी कहानी को आप सुनेंगे। केंद्रक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली तो आपने भी बेटा बोर्ड पे देखा होगा। देखो, एक झिल्ली तो ये रही और दूसरी झिल्ली ये रही। तो केंद्रक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। इसकी दोनों कलाओं के बीच का स्थान पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। देखो बेटा, ये दोनों झिल्लियाँ हो गई और इन दोनों झिल्लियों के बीच पाया जाने वाला स्थान पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो बेटा यहाँ पे ये शब्द भी मैं लिख देता हूँ, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है बेटा, आगे चलिए। केंद्रक कला में स्थान स्थान पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये मैंने केंद्रक कला बनाई है और केंद्रक कला में स्थान स्थान पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित हैं और इन्हीं छिद्रों को अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र अथवा केंद्रक रंध्र। ये बेटा अगला स्टेप हो गया जो अपन को याद करना है। आगे चलिए। केंद्रक के भीतर उपस्थित पारदर्शी कणिका युक्त एवं समांगी तरल, क्या क्या विशेषता बताई इसकी? पारदर्शी कणिका युक्त एवं समांगी तरल केंद्रक द्रव्य अथवा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। तो ये अपन को केंद्रक द्रव्य के बारे में कहना पड़ेगा, केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना। आगे चलिए। केंद्रक के भीतर हो गया ये मैट्रिक्स, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम और फास्फोरस, और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स एंड फास्फोरस उपस्थित होती है। प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड फास्फोरस। ठीक है। आगे चलिए। केंद्रक के मैट्रिक्स में एक और गोलाकार रचना पाई जाती है, ये दिख रही होगी आपको, और इस रचना को अपन बोलते हैं बेटा केंद्रिका। केंद्रक के भीतर उपस्थित गोलाकार रचना
क्या कहलाती है? केंद्रिका। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य में एक जाल के समान संरचना पाई जाती है और उस जाल के समान संरचना को क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ठीक है, यही क्रोमेटिन जाल बेटा कोशिका विभाजन के समय टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। तो बेटा ये पूरी की पूरी केंद्रक की संरचना हो गई। एक बार आप ध्यानपूर्वक इसे सुन लें, मैं दोबारा से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बेटा, केंद्रक के सबसे बाहर की ओर दोहरी, दो झिल्लियाँ हैं, दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, केंद्रक की दोनों कलाओं के बीच उपस्थित सक्रिय अवकाश को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। बेटा ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला, ये कहलाएगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस। उसके बाद आइए, केंद्रक कला में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक के भीतर भरे हुए पारदर्शी कणिका युक्त एवं समांगी तरल को केंद्रक द्रव्य या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव अथवा मैट्रिक्स में केंद्रिका एक गोलाकार रचना उपस्थित होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। आपके सामने है बोर्ड पर, देख लो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखी है, इस संरचना को अपन केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें बोल सकते हैं, केंद्रक द्रव्य के बारे में आपको बता चुका हूँ कि केंद्रक द्रव्य अथवा मैट्रिक्स में प्रोटीन्स, एंजाइम एवं फास्फोरस उपस्थित होती है। ठीक है बेटा, और एक लास्ट बात, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका के अलावा एक जाल के समान रचना पाई जाती है और इस जाल के समान रचना को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन जाल। ठीक है, तो ये केंद्रक की संरचना हो गई। चित्र आपके सामने बना हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। क्रोमेटिन जाल के बारे में आपको एक छोटी सी बात मैं और कह देता हूँ कि जो क्रोमेटिन जाल होता है, ये क्रोमेटिन जाल जो होता है बेटा, ये कोशिका विभाजन के समय टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो ये बात तो खत्म हो गई। अब अपन पढ़ते हैं केंद्रक के कार्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगला हेडिंग में लिख रहा हूँ आज का, केंद्रक के कार्य। तो ध्यानपूर्वक अपन 3-4 कार्य केंद्रक के पढ़ने वाले हैं। यह कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। समस्त क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय। तो एक पॉइंट तो अपन ये कह देंगे कि केंद्रक के द्वारा कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है। ठीक है, दूसरी बात मैं कह देता हूं बेटा, कोशिका विभाजन का नियंत्रण। कोशिका विभाजन का नियंत्रण। ठीक है, केंद्रक के द्वारा कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। केंद्रक में उपस्थित एक और बात मैं कह देता हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ कि केंद्रक के भीतर क्या पाया जाता है बेटा? क्रोमेटिन जाल। ठीक है, यही क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय टूटकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र बनाता है। कोशिका विभाजन के समय टूटकर गुणसूत्र बनाता है। ठीक है,
और सुन लो बेटा, गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं जीन्स, और जीन्स बेटा आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो बेटा यहाँ आके आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक बार आप दोबारा से केंद्रक के कार्यों को सुन लीजिए, ठीक है। तीनों के तीनों कार्य संक्षेप में मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। नंबर 1, केंद्रक के द्वारा कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्रक के द्वारा कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। और तीसरी बात बेटा, केंद्रक में क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय टूटकर गुणसूत्र बनाता है, ठीक है। गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं तथा जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो यहाँ आकर के अपना एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, केंद्रक क्या है, केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साथ ही आपने केंद्रक के कार्य भी खत्म कर लिए हैं, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न अपन खत्म कर चुके हैं। अब आइए बेटा दूसरे प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो अपन पढ़ने वाले हैं, कौन सा पढ़ेंगे बेटा? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इस कथन की पुष्टि करनी है, ठीक है ना। तो इस कथन के सेंस में अपन कुछ बिंदु लिख रहे हैं कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं या उसके अवयवों, कोशिकाओं या उसके अवयवों से निर्मित होता है। ठीक है ना, कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं या उसके अवयवों से बना होता है। ठीक है, सजीव की संरचना में कोशिका भाग लेती हैं, अर्थात सजीव की संरचना में, सजीव की संरचना में कोशिका भाग लेती है। तो बेटा अपन इसको क्या बोल सकते हैं? सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई। ठीक है बेटा, आपके समझ में बैठ गया होगा कि भाई कोशिका को सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जीव के शरीर की विभिन्न क्रियाएं, जीव के शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, जनन आदि कोशिकाओं द्वारा निर्मित तंत्रों से पूर्ण होती हैं। कोशिकाओं द्वारा निर्मित अंगों व अंग तंत्रों से पूर्ण होती हैं। अतः बेटा
कोशिका को हम शरीर की क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। कोशिका को हम शरीर की क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। बैठ गई होगी आपके समझ में। और तीसरी बात कर लेते हैं। पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, और अब अपन तीसरी बात कर लेते हैं। और तीसरी बात में अपन क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका के केंद्रक में कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स बेटा आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। कौन? जीन्स। इसलिए बेटा अपन कोशिका को जीव के शरीर की आनुवंशिकी इकाई भी मानते हैं। तो बेटा ये आपके सामने मैंने 3 बिंदु लिख दिए। इन 3 बिंदुओं के आधार पर आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि कोशिका जीव के शरीर की इकाई है। एक बार ध्यानपूर्वक तीनों बिंदुओं को आप सुन लें। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, इस कथन को हमें सिद्ध करना है। तो प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं या उसके अवयवों से निर्मित होता है। अर्थात सजीव की संरचना में कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई माना जाता है। दूसरी बात पे आइए। जीव के शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन, ठीक है, इसके अलावा पाचन, जनन, गमन आदि क्रियाओं में कोशिकाओं के द्वारा निर्मित अंग अथवा अंग तंत्रों की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, अतः इन्हें क्रियात्मक इकाई माना जाता है। और बेटा तीसरे और अंतिम पॉइंट पर आ जाइए। इसमें मैंने आपको क्या बताया है? देखो बेटा, आप कोशिका की संरचना छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कोशिका के भीतर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, और बेटा गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन्स। और बेटा जीन्स जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों की इकाई होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की इकाई होते हैं। ठीक है, अर्थात लक्षणों का संवहन जीन्स के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न समझाए। एक प्रश्न तो आपको मैंने बताया, कौन सा? एक प्रश्न तो आपको मैंने बताया कि भाई केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, और दूसरा प्रश्न आपको मैंने बताया कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन को समझने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि कोशिका को जीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिकी की इकाई मानते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।